गुड मॉर्निंग क्लास। हम लेकर आ गए अगस्त का पार्ट 3। इसमें भी आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो इस पार्ट में कवर किए गए हैं। इस पार्ट में अगस्त का लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया गया है। इसके बाद पैरा ओलंपिक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका एक वीडियो आएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है वो कृपया कर जाकर के पार्ट 1 पार्ट 2 भी देखिए और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं पीएम दक्ष से आप क्या समझते हैं। पीएम दक्ष एक पोर्टल भी है और एक मोबाइल ऐप है। पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप का शुभारंभ कब किया गया है? 7 अगस्त को। ठीक है, ये क्या है? एक पोर्टल का भी नाम है और एक मोबाइल ऐप भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप डैश के द्वारा शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने। किसने इसका शुभारंभ किया है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार। कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अगर नाम लिख कर आता है तो नाम पर हमें टिक करना है और अगर मंत्रालय लिख के आता है तो मंत्रालय पर टिक करना है। चलिए आगे देखते हैं। जो पीएम दक्ष है इसका लक्ष्य क्या है? इसके माध्यम से एससी एसटी शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड कास्ट और सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल विकास से संबंधित सभी जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई हैं। ठीक है, तो पीएम दक्ष का मेन लक्ष्य ये है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, वैश्विक युवा विकास सूचांक 2020 किसने जारी किया है? राष्ट्रीय मंडल सचिवालय द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया? राष्ट्रीय मंडल सचिवालय द्वारा। ठीक है, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में कितने देश शामिल हुए हैं? 181 देश। कितने देश शामिल हुए हैं? 181 देश। आगे देखते हैं। इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा? 122वां स्थान रहा। स्कोर 0.626 रहा। 122वां स्थान रहा और जो स्कोर रहा 0.626। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 का आधार क्या रहा था? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता, समावेशी, शांति, सुरक्षा, राजनीतिक एवं नागरिक भागीदारी। अब हमको ये समझ में आ गया होगा जो युवा है उनके शिक्षा का स्तर और रोजगार का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर और राजनीतिक एवं नागरिक भागीदारी का स्तर पर इसे मापा जाता है, इसीलिए हमारा स्थान 122वां रहा। ठीक है, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 का निम्न और उच्चतम स्कोर कितना था? निम्न स्कोर 0.00 और उच्चतम स्कोर 1, यानी इन दोनों के बीच में आपको नंबर मिलना था। 2010 में से 2018 के बीच युवाओं की स्थिति में कितने परसेंट सुधार हुआ है विश्व स्तर पर? ठीक है, 3.1%। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है और 181वां यानी लास्ट स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? ये देखते हैं। पहला स्थान प्राप्त किया है सिंगापुर ने और 181वां स्थान प्राप्त किया है चाड ने। इसी तरह सेकंड स्थान स्लोवेनिया ने, थर्ड स्थान नॉर्वे ने, फोर्थ स्थान माल्टा ने और फिफ्थ स्थान डेनमार्क ने। और अगर नीचे से देखेंगे तो चार्ट से ऊपर है सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, उससे ऊपर है दक्षिणी सूडान, उससे ऊपर अफगानिस्तान और उससे ऊपर नाइजर है और भारत का स्थान 122वां है। विश्व युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत ने 2010 से 2018 के बीच डैश स्कोर में सुधार किया। कितने परसेंट स्कोर हमने सुधार किया है? 18.7%। कितने परसेंट हमने सुधार किया है? 18.7%। ठीक है, आगे देखते हैं। सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021 डैश को राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया। यानी यह अधिनियम को जो है राष्ट्रपति के द्वारा पारित कर दिया गया है। बीमा व्यवसाय अधिनियम को कब पारित किया गया? 18 अगस्त 2021 को। सामान्य बीमा व्यवसाय संशोधन अधिनियम 2021 किस अधिनियम को संशोधित करता है? 1972 के अधिनियम सॉरी यह संशोधन निजी क्षेत्र को अधिक भागीदारी प्रदान करता है। ठीक है, यह संशोधन जो है निजी क्षेत्र को अधिक भागीदारी प्रदान करता है, यानी निजीकरण किया गया है कुछ हिस्सों का। 11 अगस्त 2021 को 127वां संविधान संशोधन संख्या अंकित करने के बाद डैश संविधान संशोधन हो गया। यह 127वां संविधान संशोधन था जो शुरू से अगर नंबर दिया गया तो इसका नंबर क्या है? 105वां संविधान संशोधन हो गया। 105वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति जी द्वारा कब पारित किया गया है? 18 अगस्त 2021 को ही। 105वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। यानी क्या है? राष्ट्रपति अब केवल केंद्र सरकार के आदि उद्देश्यों के लिए सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े सकते हैं। मतलब कि अगर केंद्र सरकार को मान लीजिए यहाँ पे कोई अपना कार्यक्रम चलाना है जिसका उद्देश्य है किसी पर्टिकुलर कास्ट को डेवलपमेंट में लाना, जहाँ पे लोगों की एजुकेशन बहुत कम है, इसकी अधिसूची करने की जो राष्ट्रपति की ताकत थी वो केंद्र सरकार पर डिपेंड हो गई है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एनसीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 338 केंद्र और राज्य सरकारों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर डैश से परामर्श करना अनिवार्य था। इसे अब दूर कर दी गई है, इसमें अब छूट दे दी गई है या दूर कर दिया गया है। तो अब इसमें क्या छूट दे दिया गया है?
इसमें अब क्या छूट दे दी गई है कि आपको एनसीबीसी से परामर्श नहीं करना। एनसीबीसी क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। पहले इनसे आपको परामर्श लेना होता था। 9 अगस्त 2021 को संसद द्वारा संशोधित एसटी आदेश संशोधन विधेयक 2021 पारित। विधेयक द्वारा 1950 में उल्लेखित डैश की कुछ जनजातियों का नामकरण में संशोधन किया गया है। कहाँ की कुछ जातियों का 1950 में कहाँ की जातियां थी? वो अरुणाचल प्रदेश की। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 की अनुसूची के भाग 18 में अरुणाचल प्रदेश की डैश जनजातियों की सूची है। अरुणाचल प्रदेश की कितनी जनजातियों की सूची है? 18। ठीक है, अब क्या परिवर्तन किया गया ये देख लेते हैं। मूल सूची में अबोर था, उसे हटा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी अनुसूचित जनजाति को आंध्र प्रदेश की उनकी जो अनुसूची भाग 18 में थी से हटा दिया गया है? तो अबोर को हटा दिया गया है। अब क्या क्या चेंजेस किए गए हैं? खामपति में टाई खामपति कर दिया गया है, ठीक है। अब मिसमी ईदू और तारोन को मिसमी कमान यानी मीजू मिस्मी, ईदू यानी मिस्मी और तरोन यानी दिगारू मिस्मी कर दिया गया है। मुंबा को मिन्या, मिम्बा, सरतांग और सोरालांग मीजी कर दिया गया है। कोई भी नागा जनजाति नोक्ते और तांगसा, तुतसा और वांचो कर दिया गया है। जो कोई भी नागा जनजाति थी उसकी जगह नोक्ते, तांगसा, तुतसा और वांचो कर दिया गया है, ठीक है। अब ये नागा जातियां वहां पे काउंट होंगी। आगे चलते हैं। अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 2 अगस्त 2021 को पारित किया गया है। यह किस अधिनियम की जगह लेगा? यह अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 की जगह लेगा। 1917 यानी आजादी से पहले का एक अधिनियम था, उसकी जगह लेगा, ठीक है। अंतर्देशीय पोत अधिनियम या विधेयक 2021 विनियमित करेगा किसको? अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा, उनका बचाव और उनकी पंजीकरण, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर पोत पंजीकरण, चालक दल के विवरण के लिए एक केंद्रीय डाटाबेस का प्रावधान करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 तक एक कोष का गठन होगा जिसका उपयोग आपातकालीन तैयारी के लिए होगा, प्रदूषण रोकथाम के लिए होगा, अंतर्देशीय जल नौवाहनों को बढ़ावा देने के लिए होगा, ठीक है। आपातकालीन तैयारी, प्रदूषण की रोकथाम, अंतर्देशीय जल नौवाहनों को बढ़ावा देने के लिए होगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 के तहत यांत्रिक जहाजों के निर्माण या संशोधन से पहले केंद्र सरकार के डैश में पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी, ठीक है। किससे पूर्व स्वीकृति? एक प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति चाहिए होगी। अभी देखिए, आगे देखते हैं। भारत बांग्लादेश आपदा प्रबंधन पर समझौता किया। समझौते हैं ये भारत अमेरिका ने मौसम पूर्वानुमान और डेटा पर समझौता किया है। ईज 4.0 क्या है? संबंधित है। ईएसईज सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों में प्रौद्योगिकी आधारित सुधार, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका ईज 4.0 क्या है? संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की प्रौद्योगिकी आधारित सुधार। सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों ने 2020 में ईएससी 3.0 के तहत 26,016 करोड़ नुकसान की तुलना में वित्त वर्ष 2021 में 10 करोड़ का मुनाफा की सूचना देता है। कितने करोड़ की मुनाफे की? 31,817 करोड़। कितने का नुकसान हुआ था? 26,016 करोड़ का नुकसान हुआ था ईज 3.0 के तहत। ईज 2.0 के तहत बेसलाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार हेतु पुरस्कार जीता। किसने जीता है? इंडियन बैंक ने, ठीक है। उभरते सितारे फंड किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? वित्त मंत्रालय द्वारा। उभरते सितारे फंड किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। उभरते सितारे फंड एमएसएमई को अंतरराष्ट्रीय फलक पर ले जाना है। डैश कार्यक्रम का ही एक रूप है, ठीक है। किस कार्यक्रम का रूप है? उभरते सितारे कार्यक्रम का एक रूप है। उभरते सितारे फंड एमएसएमई में उभरते सितारे कार्यक्रम का ही एक रूप है, ठीक है। आगे चलते हैं। उभरते सितारे फंड रुपए डैश का फंड है। इसमें शुरुआती तौर पर इंडिया एक्सिम बैंक और सिडबी दोनों ने 40-40 करोड़ का निवेश किया है। एक उभरते सितारे फंड कितने का फंड है? ये 250 करोड़ रुपए का फंड है, ठीक है, जो एमएसएमई को दिया जाएगा ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने ट्रेड को बढ़ा सके। और ई रूपी क्या है? कैशलेस और संपर्क रहित भुगतान का साधन है, ठीक है। ई रूपी का शुभारंभ द्वारा किया गया, पीएम मोदी जी द्वारा किया गया है ई रूपी का, ठीक है। किसने किया है? पीएम मोदी जी द्वारा 2 अगस्त 2021 को। ई रूपी को डैश ने विकसित किया, एनपीसीआई ने विकसित किया। एनपीसीआई ने ई रूपी लेन देन के लिए बैंकों के साथ साझेदारी की। कितने बैंकों के साथ साझेदारी की? 11 बैंकों के साथ। ई रूपी के लिए लाभार्थियों के पास बैंक में खाता होना डैश है, आवश्यक नहीं है। क्या है? आवश्यक नहीं है। ई रूपी से आप अगर लेन देन करना चाहते हैं, इसके लाभार्थी हैं, तो बैंक में खाता होना आवश्यक नहीं है। ई रूपी के तहत एनपीसीआई डैश अधिक अस्पतालों से करार किया है। कितने अस्पतालों से? 1600 अस्पतालों से करार किया है। आईसीजीएस विग्रह क्या है? तटरक्षक जहाज है आईसीजीएस विग्रह, ठीक है। आईसीजीएस का फुल फॉर्म इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। आईसीजीएस विग्रह के बारे में, यह 15 मीटर चौड़ा है,
98 मीटर लंबा है और 3.6 मीटर ड्रॉफ्ट है इसका। यानी जो जैसे नाव होती है वो ऐसे चल रही होती है, जो उनका बेस होता है ये क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉफ्ट, और इनका इसका भार वाही होता है, ये पूरे नाव का वजन उठाता है। आईसीजीएस विग्रह को रक्षा मंत्री कौन है हमारे, राजनाथ सिंह ने चेन्नई तमिलनाडु से राष्ट्रपति को नहीं, राष्ट्र को समर्पित किया है, राष्ट्र को समर्पित किया। आईसीजीएस विग्रह को सेवा के लिए डैश में स्थित किया गया है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जहाज किसमें है, पूरब में, पूर्वी क्षेत्र में। आईसीजीएस विग्रह को सुसज्जित किया गया है 40/60 बोफोर्स तोप से। अग्नि नियंत्रण प्रणाली है इसमें। 12.7 mm स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय से की डैश अधिकारियों को पहली बार 26 साल की सेवा पूरा करने पर कर्नल टाइम स्केल के पद पर पदोन्नत करने को मंजूरी दी गई है। 5 महिला अधिकारियों को, ठीक है। यहाँ पे 5 महिला अधिकारियों को, यहाँ पे आप महिला भी जोड़िए, महिला, 5 महिला अधिकारियों को, ये पहली बार हुआ है। 24 अगस्त 2021 को रक्षा मंत्री द्वारा नागपुर में डैश का पहला बैच भारतीय सेना को सौंपा गया। मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड। अब मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड को डीआरडीओ के डैश अनुसंधान प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। टर्मिनल ब्लास्टिक, किसमें, टर्मिनल ब्लास्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। एमएमएचजी को तैयार किया गया है फाइनल प्रोडक्ट के रूप में किनके द्वारा, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा, ठीक है। यानी इसको, ये बना कहाँ है, टर्मिनल बैलिस्टिक डीआरडीओ के लैब में, और इसको तैयार किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा। एमएमएचजी स्थान लेगा प्रथम विश्व युद्ध के ग्रेनेड नंबर 36 का। प्रथम विश्व युद्ध में जो ग्रेनेड नंबर 36 था वो उसकी जगह कौन लेगा, एमएमएचजी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा डैश हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति हेतु 1 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्रालय के साथ करार पर हस्ताक्षर हुआ था। कितने इसको आपूर्ति करने हैं, 10 लाख, ठीक है। ये करार कब हुआ था, 1 अक्टूबर 2020 को। भारत द्वारा विकसित जेड वाई कोव्ड डी को डैश की मंजूरी। इसका उपयोग बच्चों के साथ डैश साल से अधिक उम्र के वयस्कों के लिए भी किया जा सकता है। भारतीय औषधि महानियंत्रक की मंजूरी मिल गई है। इसको 12 साल से अधिक छोटे बच्चों के साथ 12 साल से ऊपर के वयस्कों के लिए भी यूज किया जा सकता है। जिम कोव डी भारत में विकसित डैश कोविड-19 टीका है, डीएनए आधारित जो है ये टीका है। आईआईजीएफ का फुल फॉर्म इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। इसरो का GISAT-1 मिशन जो है असफल रहा, 12 अगस्त 2021 को ये हुआ था, ठीक है। आईआईजीएफ 2021 का शुभारंभ के द्वारा किया गया, अनिल कुमार जैन द्वारा। आईआईजीएफ 2021 समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं ये, ठीक है। आईआईजीएफ 2021 की शुरुआत 20 अक्टूबर 2021 को की गई। आईआईजीएफ 2021 की बैठक का विषय डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी विकास, ठीक है, ये था। आइए देखते हैं बाकी के अगले 50 क्वेश्चन। हाँ, रामसर स्थल क्या है, रामसर अभिसमय अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों, विशेषकर जल प्रवाह, पशु पक्षियों और प्राकृतिक आवास से संबंधित एक अभिसमय यानी कन्वेंशन है। देखिए जैसे जो आर्द्र भूमियां होती हैं जहाँ पे पानी रहता है, जहाँ पे जल प्रवाह हो, पशु हो, पक्षियों का आवास हो, ऐसे ऐसे लोगों, ऐसे जगहों को इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू रामसर स्थल घोषित किया जाता है, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है, 2 फरवरी को, क्योंकि उसकी बात चल रही थी तो ये क्वेश्चन बनना था। 14 अगस्त 2021 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय डैश भारतीय स्थलों को रामसर अभिसर के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के रूप में मान्यता दी। अब कितने स्थलों को मान्यता दी गई है, 4 स्थलों को। इसमें कौन कौन से हैं, भिडावास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर हरियाणा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर हरियाणा, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य मेसाड़ गुजरात, वाधवाना आर्द्र भूमिया बडोदरा गुजरात, ठीक है। भारत में 46 रामसर स्थल हैं। आगे चलते हैं। बार्क ब्रॉडकास्ट इंडिया रिसर्च काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, नकुल चोपड़ा, ठीक है, अभी इनका पोस्टिंग हुआ है। बार्क का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। जेडएसआई भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के नए निदेशक डॉक्टर धृति बनर्जी। दीपक दास कौन है, कैग ऑफ इंडिया। कैग का फुल फॉर्म कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कैग का काम क्या होता है, सरकार के खातों की देखभाल करना। दीपक दास कैग के 10वें अधिकारी हैं, कौन से वे अधिकारी हैं, 25वें, दीपक दास। संविधान का 10वें अधिकारी हैं, अच्छा दीपक दास। संविधान का अनुच्छेद कैग को शक्ति प्रदान करता है, आर्टिकल 150, ठीक है। आगे देखते हैं।
अभय कुमार सिंह कौन है? सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव। अब देखिए सहकारिता मंत्रालय बिल्कुल नया मंत्रालय स्टार्ट किया गया है, तो इसके संयुक्त सचिव का नाम आना, ये क्वेश्चन आना बहुत ही लाजमी होता है। यह तो आएगा कौन सा मंत्रालय अभी स्टार्ट किया गया है, तो सहकारिता मंत्रालय, और इसके संयुक्त सचिव कौन है? अभय कुमार सिंह। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अभी जिनका जिनका निधन हुआ है, कल्याण सिंह जो है ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, आपके यूपी के 89 वर्ष में इनके देहांत हुआ। ओ एम नंबियार जो है ये कौन थे? पीटी उषा जी के कोच थे। गोपाल राव जो है 4 अगस्त को इनका डेथ हुआ है, डोगरी भाषा के कवि थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपाल राव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपाल राव जो है एक मिस्टेक हो गई, गोपाल राव जो है 9 अगस्त को जिनकी डेथ हुई है, वो इंडिया पाक युद्ध में 1971 के नायक थे। ठीक है, गोपाल राव बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मा सचदेव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, पद्मा सचदेव जो है डोगरी भाषा की कवियत्री हैं, इन्होंने ही संविधान में डोगरी भाषा को स्थान दिलाया है। अनुपम श्याम 9 अगस्त को इनका एक्टर थे, ये खत्म हो गए। रशीद ईरानी फिल्मी समीक्षक थे। और ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या है? गोपाल राव द्वारा 1971 में लड़ाई में ऑपरेशन ट्राइडेंट पाक के खिलाफ एक की कमान संभाली गई थी। ठीक है, ऑपरेशन ट्राइडेंट की जो है कमान संभाली थी गोपाल राव जी ने। मेरी कविता मेरे गीत के लेखक कवियत्री पद्मा सचदेव हैं। समृद्ध योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? समृद्ध योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना मंत्रालय द्वारा। समृद्ध को कब शुरू किया गया है? 25 अगस्त को। कब इसको, इसकी शुरुआत कब हुई है? 25 अगस्त 2021 को। समृद्ध यानी उत्पाद नवाचार विकास और वृद्धि के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए स्टार्टअप एक्सीलरेटर योजना को डैश क्रियान्वित कर रहा है। मिटाई स्टार्टअप हब। ठीक है, मिटाई स्टार्टअप हब, MEITY, मिटाई स्टार्टअप हब, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा देख लीजिएगा। समृद्ध योजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद के स्टार्टअप उत्पादों का बढ़ावा बढ़ाने हेतु, सॉफ्टवेयर व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सुरक्षित निवेश हेतु एक अनुकूल मंच तैयार करेगा। समृद्ध कार्यक्रम अगले 3 वर्षों का कार्यक्रम है। ग्राहक संपर्क बढ़ाना है, निवेश संपर्क बढ़ाना है, अंतरराष्ट्रीय पहुंच प्रदान करनी है, 300 स्टार्टअप को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, ये जो है आपके समृद्ध योजना के मुख्य उद्देश्य है। समृद्ध योजना डैश स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने का पर ध्यान केंद्रित करेगा, 300। ठीक है, चयनित एक्सीलरेटरों के माध्यम से डैश तक निवेश करेगा, 40 लाख तक। जो चयनित एक्सीलरेटर्स होंगे उनके माध्यम से हम जो है गवर्नमेंट जो है 40 लाख तक निवेश करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। युक्त धारा क्या है? भू स्थानिक योजना पोर्टल है। युक्त धारा डैश मंत्रालय से संबंधित है, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। कौन है इसके मंत्री? गिरिराज सिंह। ठीक है, युक्त धारा, यहाँ पे छूट गया, युक्त धारा का डैश ने शुभारंभ किया, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री राज्य मंत्री गिरिराज सिंह है। तो इसमें युक्त धारा का उद्देश्य रिमोट सेंसिंग और GIS आधारित जानकारियों का उपयोग मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना बनाना। ठीक है, उपयोग करके मनरेगा संपत्तियों की योजना बनाना। मल्टी टेम्पोरल उच्च रेजोल्यूशन पृथ्वी अवलोकन डेटा को एकीकृत करना और मनरेगा परिसंपत्तियों के लिए योजना बनाना। ठीक है, किसका उपयोग करेंगे हम? रिमोट सेंसिंग और GIS। ठीक है, अब आते हैं फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना शुरू की गई है, किसके द्वारा? NTPC के द्वारा। फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना कहाँ शुरू की गई है? ये 21 अगस्त 2021 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के समहाद्री थर्मल स्टेशन पर शुरू की गई है। फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना डैश मेगावाट की सबसे बड़ी परियोजना है। कितने मेगावाट की है? 25 मेगावाट की। कितने मेगावाट की है? 25 मेगावाट की। फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना के तहत पहली सौर परियोजना भी है। लचीलापन योजना 2018 के तहत जो शुरू की गई योजना है उसकी पहली परियोजना यही है, सौर फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना। ठीक है, NTPC ने डैश तक 60 मेगावाट लक्ष्य ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है 2032 तक। ठीक है, NTPC में एक नोट में बताना चाह रहा हूं कि NTPC एकमात्र कंपनी है जिसने UN उच्च स्तरीय वार्ता के हिस्से के रूप में अपनी ऊर्जा समझौता लक्ष्य को घोषित किया। केवल मात्र एक ऐसी कंपनी है। ठीक है, उज्ज्वला योजना 1 कब स्टार्ट हुई थी? 1 मई 2016 को, और ये मजदूर दिवस के दिन यूपी के बलिया से। ठीक है, उज्ज्वला योजना 2 10 अगस्त 2021 को यूपी के महोबा से PM द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू की गई है। उज्ज्वला योजना 2 के तहत लाभ मुफ्त LPG कनेक्शन मिलेगा, पहला रिफिल मिलेगा फ्री, हॉट प्लेट फ्री में मिलेगा। ठीक है, 3 चीजें मिलेंगी, LPG कनेक्शन, पहला रिफिल और हॉट प्लेट यानी गैस चूल्हा। ब्रिक्स ब्रिक्स जो है आपका ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक संगठन है, जिसके कृषि अनुसंधान मंच की 11वीं बैठक की अध्यक्षता की है किसने? भारत ने। भारत से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। पहला ये किसने की है? भारत ने, और यहाँ के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। नरेंद्र सिंह तोमर किस विभाग के मंत्री हैं जिसके एक बिल को वापस लेने की मांग को लेकर किसान सड़कों पर हैं 11 महीनों से? कृषि और किसान कल्याण मंत्री।
ठीक है। ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच की थीम ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर स्ट्रेंथिंग एर्गो बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। ब्रिक्स की खासियत क्या है? विश्व जनसंख्या का 4.1% ये है। विश्व के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 24% कवर करता है। विश्व व्यापार का 16% हिस्सेदारी है इसकी। सुनील सेठी समिति लक्ष्य है, सुनील सेठी समिति का लक्ष्य क्या है? 3 साल की अवधि में हथकरघा उत्पादनों उत्पादन को दुगना करने का और निर्यात को 4 गुना करने का, जिसमें 30 से इसके लिए इनको रिपोर्ट कब से कब तक में देनी है? 30 से 45 दिन में रिपोर्ट देनी है। हथकरघा को मौजूदा रुपए 60,000 करोड़ से 10 करोड़ करना है, 12,500 करोड़ करना है। हथकरघा को बढ़ावा देने और इसे निर्यात को 10 करोड़ के से बढ़ाकर 10,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है, 2500 करोड़ से 10,000 करोड़ तक। ठीक है। वर्ष 2021 में FEMBOSA फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया की डैश बैठक का आयोजन किया गया, 11वीं बैठक का। ठीक है। कौन सी बैठक का आयोजन किया गया है? 11वीं बैठक का। ये देखिए, जो निर्यात अभी 25 करोड़ है उसको हमको बढ़ा करके क्या कर देना है हथकरघा में? 10,000 करोड़। ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये कौन सी वाली बैठक थी? 11वीं। FEMBOSA की वर्चुअल मीटिंग का अध्यक्षता भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त डैश ने किया, सुशील चंद्रा ने। FEMBOSA के अध्यक्ष कौन है? सुशील चंद्रा। FEMBOSA क्या है? यह लोकतांत्रिक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। यह चुनाव प्रबंधन निकायों का एक सक्रिय क्षेत्रीय सहयोग संघ है। ठीक है, आगे देखते हैं। यूएन सुरक्षा परिषद यूएनएससी की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की? भारत ने। भारत एक इसका स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन इसको बनाने की मांग चल रही है और भारत से इसको रिप्रेजेंट किसने किया था? नरेंद्र सिंह मोदी ने। ठीक है, नरेंद्र सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी ने, सॉरी, हमारे पीएम। यूएनएससी की बैठक का मुख्य मुद्दे थे समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विकल्पों पर विचार करना। यूएनएससी के स्थायी सदस्य कितने हैं? 10 और अस्थायी सदस्य 5 है, जिसमें भारत एक अस्थायी सदस्य है। यूएनएससी में भारत की सदस्यता कब से शुरू हुई है? जनवरी 2021 से, और ये अगले 2 साल तक के लिए रहेगी। ठीक है, 2 साल की होती है, इसको याद कर लीजिएगा। ऑपरेशन अभिनय देश कब हुआ और मुख्य बिंदु क्या थे? या मतलब कहाँ पे हुआ, ऐसा कह सकते हैं। काजिंद कजाकिस्तान और इंडिया का 30 अगस्त से 11 सितंबर तक। आयशा बीबी कजाकिस्तान में। ठीक है, ये 5वां संस्करण है इसका काजिंद का। कोंकण अभ्यास यूके के रॉयल नेवी के साथ 16 अगस्त को इंग्लिश चैनल में हुआ, यानी इंग्लैंड में हुआ ये। जैर अल बहर 2 कतर एमिरी के साथ हुआ है, इंडिया नेवी का, फारस की खाड़ी में। ठीक है, यानी कतर में, फारस की खाड़ी में। आगे देखते हैं। अल मोहद अल हिंदी सऊदी अरब के साथ हुआ है 9 अगस्त को। कहाँ पे हुआ है? सऊदी अरब के जुबैल में। ठीक है। कटलेस एक्सप्रेस बहुराष्ट्रीय ये थी डिफेंस की प्रैक्टिस, 26 जुलाई से 6 अगस्त अफ्रीका के पूर्वी तट पे हुआ है। ऑपरेशन देवी शक्ति किस चीज से रिलेटेड है? एक ऑपरेशन था देवी शक्ति, ये किस चीज से रिलेटेड है? अफगानिस्तान से अपने नागरिकों के वहां से निकालने के लिए विशेष अभियान है। ठीक है। डिस्कॉर्डेड नोटल द वॉइस ऑफ डिसेंट इन द सॉरी डिस्कार्डेड नोट्स द वॉइस ऑफ डिसेंट इन द लास्ट कोर्ट ऑफ रिजॉर्ट किसके द्वारा लिखी गई है? रोहिंगटन फली नरीमन द्वारा। एक्स जज है सुप्रीम कोर्ट के। पेगुइन प्रकाशन ने इसे छापा है। सुप्रीम कोर्ट के असहमतिपूर्ण निर्णयों के बारे में है और इसका मुख्य टाइटल यह है कि लोकतंत्र में असहमति के मूल्य। ठीक है। अ बेगम एंड द रानी, हजरत महल एंड लक्ष्मीबाई इन 1857 बुक किसके द्वारा लिखी गई है? इतिहासकार जो है रुद्रांशु मुखर्जी द्वारा। ठीक है, इसका भी प्रकाशन पेंगुइन ने किया है। रुद्रांशु मुखर्जी की अन्य किताबें नेहरू एंड बॉस, पैरेलल लाइफ्स, अवध इन रिवॉल्ट 1857-58, और उसके बाद डेट लाइन 1857 रिवॉल्ट अगेंस्ट द राज आदि हैं। ठीक है, भारत के सबसे, ये मतलब कि मुख्य बुक है, इसके अलावा भी बहुत सी बुक हैं, एक तो ऊपर ही आपने पढ़ लिया बेगम एंड रानी। ठीक है, भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क माड़ा गांव चमोली उत्तराखंड 1100 फीट पर है। यहाँ पे 40 प्रजातियां उगाई जा रही हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अशोक चक्र किसे प्राप्त हुआ इस साल? मरणोपरांत जम्मू कश्मीर पुलिस एएसआई बाबूराम जी को। कीर्ति चक्र किसे प्राप्त हुआ? जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट जी को। राष्ट्रीय लोकमान तिलक पुरस्कार ये कौन देता है? सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक साइरस पूनेवाला को। यह हर साल 1 अगस्त को दिया जाता है, पर इस साल 13 अगस्त को दिया गया। ये पॉइंट आउट इसलिए किया गया कि आ सकता है क्वेश्चन। पुरस्कार के तौर पर 1 लाख रुपए और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, 12 अगस्त 2021 को डैश वर्ष के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार घोषणा की गई। किस वर्ष के लिए घोषणा की गई है? 2018 के लिए। प्रधानमंत्री श्रम अवार्ड कितने श्रेणियों में दिया जाता है? 3 श्रेणियों में। श्रम भूषण पुरस्कार 1 लाख का नगद दिया जाता है। कितने नामांकन है इसमें? 4।
श्रम श्री या श्रम वीरांगना, श्रमवीर और श्रम वीरांगना, इसमें 60,000 नगद दिया जाता है और 12 लोग इस समय सेलेक्टेड हैं, नॉमिनेटेड है। श्रम श्री या श्रम देवी, इसमें 40,000 नगद दिया जाता है और 17 लोग नॉमिनेटेड है। यह पुरस्कार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये खत्म होता है तीसरा पार्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया है। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो ये आप लोगों के एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा और क्वेश्चन वाइज है तो ये याद करने में भी आसान होगा। आप इसे कोशिश करिए, लिख लीजिए और इसे रिपीट करिए बार बार। अभी मैं इसे याद करने का भी तरीका बता